राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की जो हमारी क्लासें थी उसमें हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, वो हमारी थ्योरी से संबंधित क्लासें थी। आज जो हम क्लासेस शुरुआत कर रहे हैं, इन क्लासों में हम 2 या 3 क्लासें मैं आपकी लूंगा, जिसमें हम एमसीक्यू से संबंधित क्लासें रहेगी आपकी। इसमें लगभग हम सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे जिनके रीट में आने की संभावना रहेगी। तो पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है वह है, किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन है विक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा है अपवर्तन और चौथा ऑप्शन है व्यतिकरण। तो जो बी ऑप्शन है विवर्तन, इसका क्या रहेगा दोस्तों, उत्तर रहेगा। किसी अवरोध के या किनारे से प्रकाश का मुड़ना दोस्तों विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करेगा। पहला सिद्धांत है ह्यूजेंस का सिद्धांत, बी ऑप्शन में है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, सी ऑप्शन में है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ह्यूजेंस का सिद्धांत है दोस्तों, यह प्रकाश की जो व्यतिकरण की घटना भी इसी से होती है। विवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन, इन चारों ही घटनाओं की व्याख्या ह्यूजेंस का सिद्धांत करता है। यही सिद्धांत क्या है, प्रकाश की तरंग प्रकृति की भी क्या करता है, व्याख्या करता है। तो जो ह्यूजेंस का सिद्धांत है यही प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। और प्रकाश का परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन और विवर्तन, इसकी व्याख्या भी यही सिद्धांत करता है। याद रखना, जो ह्यूजेंस का सिद्धांत है, ह्यूजेंस ने प्रकाश जो है तरंग प्रकृति होती है इस सिद्धांत दिया। तो ह्यूजेंस का सिद्धांत है, वही सिद्धांत क्या है, प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या ह्यूजेंस का सिद्धांत ही करता है। और इसी सिद्धांत से परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन और विवर्तन, इन घटनाओं की भी क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। तो एक तरह से ये जो चारों घटनाएं ये भी प्रकाश की तरंग प्रकृति की क्या करेगी, व्याख्या करेगी। नेक्स्ट हम बात करें, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। जो प्रकाश है, मान लो यहाँ पर कोई चिकना पृष्ठ है, इससे टकराया और टकराकर क्या हुआ, वापस लौट गया, तो इस घटना को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा है प्रकाश का विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ पर गिरना और उससे टकराकर वापस लौटना क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। इस घटना को तो प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और अगर यहाँ पर कोई पृष्ठ है, प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई और टकराने के बाद इधर निकल गई, तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे, अपवर्तन। परावर्तन में क्या रहेगी, प्रकाश की किरण आएगी, चिकने पृष्ठ से टकराएगी और टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। और अपवर्तन में क्या रहेगा, प्रकाश की किरण आएगी, पृष्ठ से टकराएगी और टकराने के बाद दूसरे माध्यम में चली जाएगी। अब ये माध्यम की में दूसरे माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, अभिलंब से दूर होगी, यह माध्यम पे डिपेंड करेगा। माध्यम सघन माध्यम होगा तो जो प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। और अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था और आगे 1-2 एग्जांपल इससे संबंधित आएंगे, मैं आपको वहां पर भी समझा दूंगा। तो यह जो प्रश्न, इसका उत्तर तो रहेगा प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। ये चिकने पृष्ठ से टकराई और वापस इसी में चली गई। मान लो यहाँ पर माध्यम वायु था, तो वायु में माध्यम में आई, चिकने पृष्ठ से टकराई और वापस कौन से माध्यम में चली गई, वायु माध्यम में चली गई, क्योंकि इस चिकने पृष्ठ के ऊपर पूरा क्या है, वायु है। और इसके नीचे अगर हम दूसरा माध्यम भी माने तो जो प्रकाश की किरण है इससे टकरा के वापस इसी माध्यम में चली जाएगी, इसको प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, तारों का टिमटिमाना उदाहरण है। जो तारे हैं इनका टिमटिमाना उदाहरण है, ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन और डी ध्रुवण। तो जो तारों का टिमटिमाना है ये अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करें, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। जो प्रकाश विकिरण है इसकी प्रकृति कैसी होती है। ए ऑप्शन है तरंग के समान, बी ऑप्शन है कण के समान, सी ऑप्शन है तरंग एवं कण दोनों के समान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की जो विकिरण है इसकी प्रकृति दोस्तों तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। जो प्रकाश है वो तरंग और कण दोनों ही रूपों में क्या करता है, गति करता है। ठीक है, तो इसकी जो प्रकृति रहेगी दोनों ही रूपों में होगी। नेक्स्ट हम बात करें, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। जो प्रकाश है इसका वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है रोमर, सी ऑप्शन है गैलीलियो और डी ऑप्शन है माइकलसन। तो जो रोमर है इन्होंने प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले करी थी। नेक्स्ट हम बात करें, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। जो प्रकाश की तरंगे हैं ये कौन सी तरंगे हैं। ए ऑप्शन है अनुदैर्घ्य, बी ऑप्शन है अनुप्रस्थ, सी ऑप्शन है तीक्ष्ण और डी ऑप्शन है प्रगामी। तो जो प्रकाश की तरंग है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ। और जो प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है,
कौन सी घटना? ध्रुवण। जो प्रकाश में ध्रुवण की घटना है, इसी से सिद्ध हुआ कि जो प्रकाश की तरंगे है ये कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। जो प्रकाश तरंगे रहेगी दोस्तों ये अनुप्रस्थ रहेगी, याद रखना, और ये ध्रुवण की घटना से सिद्ध हुआ। अब हम बात करें प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? जो प्रकाश है इसका वेग सर्वाधिक किसमें होगा? ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है हीरा, सी ऑप्शन है निर्वात और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दोस्तों जो प्रकाश का वेग होता है ये सर्वाधिक निर्वात में होता है। किसमें सबसे ज्यादा जो प्रकाश का वेग रहेगा दोस्तों वो निर्वात में रहेगा। निर्वात का मतलब एक ऐसा माध्यम जिसमें हवा कुछ भी नहीं है। हवा नहीं होने की कंडीशन जो रहती है उसको हम निर्वात कहते हैं। तो निर्वात जो रहेगा उसमें प्रकाश का वेग दोस्तों सर्वाधिक रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो जो चंद्रमा है वहां से जो पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? ए ऑप्शन है 8 मिनट, बी ऑप्शन है 8 सेकंड, सी ऑप्शन है 1 सेकंड और डी ऑप्शन है 100 सेकंड। तो जो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को दोस्तों 1 सेकंड का समय लगता है। इसका मान 1.3 सेकंड होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न में आपको लगभग पूछा गया और ऑप्शन भी इसी प्रकार से दिए गए। तो जो चंद्रमा से जो प्रकाश रहेगा उसको पृथ्वी पर आने में 1 सेकंड का समय लगा। क्यों? क्योंकि 1.3 के सबसे निकटतम कौन सा है? 1 सेकंड है। तो 1.3 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में आता है? जो चंद्रमा का प्रकाश है वह तो 1.3 सेकंड में आता है, और सूर्य का प्रकाश कितने सेकंड में आता है या कितने समय में आता है? तो समय की बात करें हम तो ए ऑप्शन है 2 मिनट, बी ऑप्शन है 4 मिनट, सी ऑप्शन है 6 मिनट और डी ऑप्शन है 8 मिनट। तो जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों वो 8 मिनट में पृथ्वी तक आता है। यहाँ पर भी लगभग पूछा गया, इसका वास्तविक रूप से आंसर होगा 8 मिनट और 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड का समय जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, लेकिन यहाँ पर भी लगभग पूछा गया तो लगभग 8 मिनट जो है इसका सबसे निकटतम आंसर है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, प्रकाश का वेग है, जो प्रकाश है इसका वेग क्या होता है? पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मील प्रति सेकंड। अब यहाँ पर सबको यह तो पता रहता है कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ रहेगा। अब कंफ्यूजन यहाँ पर होता है कि किलोमीटर प्रति सेकंड में रहेगा, मीटर प्रति सेकंड में रहेगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में रहेगा या मील प्रति सेकंड में रहेगा। तो आपको याद रखना प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहता है। कितना? मीटर प्रति सेकंड की याद रखें। 3 × 10⁸ क्या रहेगा? मीटर प्रति सेकंड। ये क्या रहेगा? प्रकाश का वेग रहेगा। यूनिट याद रखना आप, मीटर प्रति सेकंड जो रहेगी इसकी यूनिट रहेगी, इसका मात्रक जो रहेगा मीटर प्रति सेकंड रहेगा प्रकाश के वेग का। नेक्स्ट हम बात करें, चंद्र ग्रहण घटित होता है। जो चंद्र ग्रहण की घटना है यह कब घटित होती है? ए ऑप्शन है अमावस्या, बी ऑप्शन है पूर्णिमा, सी ऑप्शन है अमावस्या व पूर्णिमा के दिन और डी ऑप्शन है अर्ध चंद्र के दिन। तो जो चंद्र ग्रहण की घटना है दोस्तों ये पूर्णिमा के दिन घटित होती है, याद रखना। और यही सूर्य ग्रहण की बात करें तो जो सूर्य ग्रहण रहेगा यह अमावस्या के दिन रहता है। कब होता है? अमावस्या। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होगा और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होगा। अमावस्या का ऑप्शन में कभी प्रतिपदा भी लिखा आता है, याद रखना। अगर प्रतिपदा लिखा हुआ है तो इस प्रतिपदा का मतलब भी क्या रहेगा? अमावस्या ही रहेगा। तो जो चंद्र ग्रहण की घटना है वह पूर्णिमा को होगी और सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या की होगी, और इसे हम प्रतिपदा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? जो एक काटा हुआ हीरा रहता है वह जगमगाता क्यों है? ये ऑप्शन है विवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और डी ऑप्शन है प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो जिसका आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सी ऑप्शन। जो काटा हुआ हीरा है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? जगमगाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें, पानी से भरे बर्तन में पड़ा सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ये ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण और डी ऑप्शन है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो जो पानी से भरे बर्तन में पड़ा सिक्का जो उठा हुआ दिखाई देता है यह दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब आप यहाँ पर याद रखना, अगर पानी में पड़ी हुई मछली हो, सिक्का हो, कोई वस्तु हो जो अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई दे रहेगी, याद रखना। पानी में रखी कोई वस्तु या मछली या हम बात करें किसी सिक्के की, तो अगर वह उठा हुआ प्रतीत हो रहा है तो यह घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगी। ठीक है। एक और पानी में रखी कोई लकड़ी है वह मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है तो वह घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होगी। तो याद रखो यहाँ सिक्के की जगह मछली आ सकती है, मछली उठी हुई प्रतीत हो रही, या कोई वस्तु है वह उठी हुई प्रतीत हो रही,
या कोई लकड़ी है, यह क्या हुई, मुड़ी हुई, कोई लकड़ी है यह मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है, कैसी, मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। इस प्रकार की जो घटनाएं, ये सारी ही घटनाएं किस में आएगी, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित आएगी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सीधी दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, या इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे। अब देखो आप, ये माध्यम है, इधर ऊपर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम। प्रकाश की किरण आई, ठीक है, टकराई, यहां से टकराने के बाद प्रकाश की किरण इस पर गिरी, टकराने के बाद क्या होगी, विरल से कहां जा रही, सघन में जा रही, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। मान लो यहां पर ये अभिलंब रहा। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, ये किरण ऐसे आई, इसको जाना ऐसे था, लेकिन यहाँ सघन माध्यम था, तो इस कारण ये क्या हुई, ये अभिलंब है, इस अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, ये ऐसे थी, ये ऐसे निकल गई। क्यों, क्योंकि इसको क्या कहा था, अभिलंब की ओर झुकना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये माध्यम विरल है और विरल से कहां जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। तो प्रकाश की किरण विरल से सघन में गई, तो यहां से आई, इससे टकराई, इधर की तरफ झुक गई, ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ क्या होगी, झुक गई। और अगर यहाँ ऊपर सघन माध्यम रहता, इसी प्रश्न में अगर उल्टा पूछ लेते कि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगी, तो सघन से विरल में जाएगी, तो ये प्रकाश की किरण आई, ये सघन माध्यम था, ये यहाँ पर अभिलंब है, और विरल में जाती तो ये ऐसे निकल जाती, मतलब अभिलंब से क्या होती, दूर उठती। तो अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर यहाँ विरल की जगह सघन रहता तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो अभिलंब से दूर हटती। अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये दोनों ही केस आपको इसी प्रश्न में याद रखना है। तो इस प्रश्न का तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। विरल से सघन में जा रही तो अभिलंब की ओर झुक गई, यहाँ सघन से विरल में जा रही थी तो अभिलंब से दूर हट गई। ये थ्योरी वाली क्लास में मैंने आपके अच्छे से क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करें, इंद्रधनुष किस कारण बनता है। जो इंद्रधनुष बनता है दोस्तों, वो किस कारण बनता है। पहला ऑप्शन है अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, बी ऑप्शन है प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है विवर्तन और अपवर्तन के कारण, और डी ऑप्शन है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। जो इंद्रधनुष बनता है दोस्तों, इंद्रधनुष के बनने की जो घटना होती है वो अपवर्तन और परावर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट हम बात करें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश किरण जाती है। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वह कब होगा, जब प्रकाश किरण कहां जाएगी। ए ऑप्शन है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, और तथा आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। बी ऑप्शन है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर और आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, और डी ऑप्शन है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बी ऑप्शन। कब, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी और आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब देखो कैसे, जैसे ये रहा, यहाँ पर ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद इसको जाना सीधा था, लेकिन ये विरल माध्यम में जा रही है तो इसको इधर चल जाएगी। किधर जाएगी, इधर जाएगी। अब देखो, सघन माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आई, यहां पर टकराई, इस पृष्ठ से टकराने के बाद इधर की तरफ जो वो जा रही है तो इसको जाना सीधा था, ऐसे जाना था, लेकिन ये क्या हुआ, इस अभिलंब से दूर हटी, ऊपर की तरफ इस किरण ऊपर की तरफ झुक गई। तो यह बात जब क्या हुई, ऊपर की तरफ झुकी तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा। अब जैसे ही मैं इस किरण को इधर झुकाता जाऊंगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब ये किरण ऐसे आएगी और इससे टकराने के बाद इस ऐसे निकल जाएगी, सीधी इधर टकराई और इधर पृष्ठ की दिशा में निकल गई। लेकिन इससे मैं थोड़ा सा और अधिक लेने पर जैसे ही प्रकाश की किरण इससे टकराएगी, टकरा के ऐसे निकल जाएगी, मतलब वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से आए, टकराए और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। क्योंकि इसको आना इधर था, लेकिन क्या हुआ, जो क्रांतिक कोण से अधिक, क्रांतिक कोण की कंडीशन कब आती है, जब अभिलंब से वह कोण जिस पर प्रकाश की जो किरण आपतित हो रही है, आपतन के बाद इससे टकरा के ऐसे चली जाए, इस कोण को तो क्रांतिक कोण कहेंगे। और जैसे ही इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ जाएंगे, आपतन कोण को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जैसे ही आपतन कोण थोड़ा सा बढ़ेगा, ये किरण क्या होगी, इधर की तरफ निकल जाएगी। तो इस घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। थ्योरी वाली क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया था, आप वहां पर भी जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आनी चाहिए और आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक रहेगा
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। नेक्स्ट हम देखें, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? जो मृग मरीचिका बनती है उस घटना को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है ध्रुवण, बी व्यतिकरण, सी विवर्तन और डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो दोस्तों मृग मरीचिका है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखें, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। जो रोगी रहते हैं इनके दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? ये ऑप्शन है उत्तल, बी ऑप्शन है अवतल, सी है समतल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो दंत चिकित्सक है वो दोस्तों वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। जो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? ऑप्शन है अवतल, बी उत्तल, सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। जो कोई व्यक्ति है उसका कोई पूरा प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण में किस कंडीशन में पूरा दिखाई देगा? ये ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर का दर्पण हो। तो जो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पर पूछी है, व्यक्ति के ऊंचाई के बराबर का दर्पण रहेगा तो उसमें तो व्यक्ति का पूरा जो प्रतिबिंब है वो दिखेगा ही सही। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम पूछा गया तो व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, बी ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, सी ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 और डी ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई दोस्तों व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ये राजस्थान बोर्ड में पूछा गया, अभी 2025 राजस्थान बोर्ड के जो एग्जाम हुए थे उनमें यह प्रश्न आया था कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए दोस्तों? आधी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो जो दो समतल दर्पण है, मान लो ये दो समतल दर्पण है, इनको 90 डिग्री के कोण पर रख दिया। एक दर्पण ये रहा, एक दर्पण ये रहा। ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया? एक मोमबत्ती को जला दिया गया। अब ये पूछ रहा है एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो हमने फॉर्मूला देखा था 360/θ - 1। सबसे पहले हमें 360/θ का मान निकालना है। तो हम करेंगे 360/θ कितना है? 90 डिग्री। इसको हमने कैलकुलेट करा तो कितना आया? 4 आया। अगर ये संख्या सम संख्या आती है तो हमें क्या करना? 1 घटाना है। 4 क्या है? सम है, मतलब हमें अब एक घटाना है। तो उत्तर कितना आया? 3। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन 3 है आपका आंसर रहेगा। एक बात याद रखना, जो समतल दर्पण है इनको किसी भी कोण पे रखे या किसी भी एंगल पे रखे, जो अगर वह एंगल पॉइंटों में नहीं है या उससे जो 360/θ का मान पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो जो संख्या रहेगी किसकी? प्रतिबिंब की, वो विषम संख्या रहेगी। याद रखना, अगर 360/θ का मान सम संख्या आएगा तो हम उसमें से क्या करते हैं? 1 को घटाते हैं। तो 360/90 डिग्री हमने करा, यहाँ पर 4 आ रहा है। 4 क्या था? सम संख्या था, इसलिए हमने 1 घटाया और 1 घटाने पर उत्तर क्या आ गया आपका? 3। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। और अगर हम 360/θ करते और इसका मान अगर कोई विषम संख्या आती, क्या आती? विषम संख्या, तो हम 1 नहीं घटाते। याद रखना, यह 1 तभी घटेगा जब 360/θ का मान सम संख्या होगा। अगर 360/θ का मान सम आ रहा है, यहाँ पर 360/अपन ने 90 डिग्री किया, 4 आया। 4 क्या था? सम संख्या था। सम संख्या थी 4 में से सम संख्या होने के कारण हमने 1 घटाया, तो हमारा उत्तर क्या आया? 3 आया। अगर 360/θ का मान विषम संख्या होती तो हम उसमें क्या करते? 1 नहीं घटाते। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये बात। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या। दो समांतर समतल दर्पण, जैसे एक दर्पण तो ये रहा, एक दर्पण और ये रहा। अब दो समांतर समतल दर्पण है, इनके बीच में कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु, अब ये दो समांतर समतल दर्पण है, इनके बीच में कोई वस्तु रख दी, मान लो ये मोमबत्ती मैंने इनके बीच में जला दी। तो अब क्या पूछ रहा है कि इनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या। तो यहाँ पर जो थीटा का मान है वो क्या हो गया? 0 डिग्री। अब देखो 360/θ कितना है? 0 - 1। 360 में मैं 0 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। तो अनंत आने की कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? इसको अनंत का, या अनंत का जो है निशान रहता है, इसको हम बात करें तो यहाँ पर जो अनंत रहेंगे हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो 360/θ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? अनंत आएगा। तो अनंत इसमें क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अगर दो दर्पण है वो समांतर एक दूसरे के रखे हुए तो उनके बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके जो प्रतिबिंबों की संख्या रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी? अनंत रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? अब देखो वहां पर हमें
कोण देके और पूछा था कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी रहेगी। अब यहाँ पर हमें प्रतिबिंबों की संख्या देके पूछा गया कि कोण कितने रहेंगे, तो हमें वही करना 360 बटा थीटा करके देखो। 360 बटा थीटा करके देखो, अगर 360 बटा थीटा की वैल्यू सम संख्या आएगी तो उसमें से एक घटा देंगे, अगर विषम आएगी तो वही उत्तर हो जाएगा। अब देखो 360 बटा 0 करता हूं मैं पहला ऑप्शन, अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो 360 बटा 0 करेंगे तो अनंत आंसर आएगा, तो अनंत तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर 3 पूछा गया। अब मैं अगर 360 बटा थीटा 60 डिग्री करता हूं तो आएगा 6। अब 6 सम संख्या तो इसमें से एक घटेगी तो 5, जबकि यहाँ आना कितना चाहिए, 3 प्रतिबिंब की बात हो रही है। अब मैं अगला ऑप्शन देखता हूँ, 360 बटा 90 करता हूँ, कितना आ रहा, 4। 4 सम संख्या ही एक घटा है, कितना आया, 3। तो 3 किस पे आ गया, 90 डिग्री के आंसर पर क्या आ गया, 3 आ गया। अगर अब मैं 360 बटा 90 की जगह 45 करता तो यहाँ पर 8 आता, 8 में से एक घटाते तो 7 आता। चौथे ऑप्शन की बात हो रही है। यहाँ पर हमें तीसरा जो ऑप्शन था 90 डिग्री वाला, इसमें हमें क्या हुआ, प्रतिबिंबों की संख्या क्या हुई दोस्तों, 3 प्राप्त हुई। तो जो सी ऑप्शन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अब आपको एक चीज और मैं अभी, इससे पहले हमने प्रश्न करे वहां पर आप देखो, इस प्रश्न में हम बात कर रहे थे, तो आपके पास जो 4 ऑप्शन रहेंगे, सबसे मेन बात रहेगी विषम संख्या वाला जो ऑप्शन रहेगा उसका उत्तर होने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। सम संख्या वाले तो उत्तर होंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो अगर 360 बटा मैंने 90 किया, जैसे ही सम संख्या है तो सम संख्या आने पर हमें एक घटाना रहेगा, एक घटते आंसर क्या आया, 3 आया। अगर 360 बटा थीटा विषम संख्या तो सीधा उत्तर वही रहेगा, लेकिन अगर 360 बटा थीटा हम कर रहे हैं और अगर वो सम संख्या आ रही तो हम उसमें से एक घटा रहे, तो उत्तर जो रहेगा, अगर 360 बटा थीटा हम करेंगे, जो उत्तर आएगा वो विषम संख्या ही आएगी। तो याद रखें, चारों ऑप्शन में जो विषम संख्या रहेगी उसके उत्तर होने की संभावना सबसे ज्यादा है, अगर वो दोनों कोण, दोनों दर्पण समांतर नहीं है। अगर समांतर रखे हुए तब तो अनंत आंसर आएगा, लेकिन अगर वो समांतर नहीं रखे हुए, किसी कोण पे रखे हुए, तो जो विषम संख्या जो रहेगी 4 ऑप्शन में वो उत्तर रहेगा। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, इसमें एक ही विषम संख्या वाला ऑप्शन था, तो ये हमारा उत्तर निकला। लेकिन अगर अब थीटा की बात करें, थीटा का मान लो ऐसे आ जाता है 360 बटा कोई ऐसा थीटा जिसकी वजह से पॉइंट में आंसर आ रहे, किसी ऐसे थीटा की वैल्यू, जैसे यहाँ 90 था, 90 की जगह अगर 95 रहता या 72 रहता, तो इस प्रकार की कंडीशन में अगर आंसर जो आएगा उसमें सम संख्या में आंसर आ सकता है। क्यों, क्योंकि अगर वहां पर 7.2 आ रहा है, 360 बटा थीटा का मान 7.2 आ रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या क्या रहेगी, 8 रहेगी। या 360 बटा थीटा का मान, 360 बटा थीटा का मान अगर मान लो आ जाता है 11.5, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब रहेंगे वो कितने रहेंगे, 12 रहेंगे। इस कंडीशन में आंसर जो रहेगा दोस्तों वो सम संख्या हो सकती है। लेकिन अगर 360 बटा थीटा का मान पॉइंट में नहीं आ रहा है, तब तो जो आंसर रहेगा वो 100% विषम संख्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब हम बात करें सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। जो सूर्य जो है उसके द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश है उसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन है सफेद, बी लाल, सी पीला और डी नारंगी। तो जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश है इसका रंग दोस्तों सफेद रहता है। नेक्स्ट हम बात करें, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से। बी ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य से, सी ऑप्शन है तीव्रता से और डी ऑप्शन है वेग से। तो जो प्रकाश का रंग है दोस्तों वो उसकी तरंग दैर्ध्य से क्या होता है, निर्धारित होता है। नेक्स्ट हम बात करें, यातायात सिग्नलों को लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। जो यातायात के जो सिग्नल रहेंगे उनमें लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। यह किस कारण किया जाता है। ए ऑप्शन है खून का रंग लाल होता है इसलिए, बी ऑप्शन है जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं इसलिए, सी ऑप्शन है लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है और डी ऑप्शन है लाल रंग खतरे का प्रतीक है। तो जो यातायात सिग्नल है यह लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है इसमें, इसका ऑप्शन जो सी है यह सबसे उपयुक्त आंसर है। लाल रंग का परिक्षेपित सबसे कम होता है, जो लाल रंग है इसका परिक्षेपण क्या होगा, सबसे कम होगा, इसलिए यातायात के जो सिग्नल रहते हैं उनको लाल रंग प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। जो वातावरण है इसमें जो प्रकाश का विसरण की जो घटना होती है वो किस कारण होती है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है धूलकण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो वातावरण है इसमें जो प्रकाश का विसरण होता है दोस्तों ये धूल के कण की वजह से होता है। तो सी ऑप्शन जो रहेगा इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, आग या धुएं में दूसरी ओर स्थित वस्तु का हिलता हुआ दिखाई देना। उदाहरण है, जो आग लग रही है, जब आपने देखा होगा सर्दियों में आप तप के सामने बैठे होंगे तो जो उधर की तरफ जो व्यक्ति या कोई वस्तु रहता है वो थोड़ा सा हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो वह घटना किस कारण होती है। ये ऑप्शन है विवर्तन, बी परावर्तन, सी ध्रुवण और डी है अपवर्तन। तो ये घटना जो है दोस्तों अपवर्तन के कारण होती है। आग या धुएं के दूसरी ओर स्थित वस्तु का हिलना किसकी वजह से होगा, अपवर्तन के कारण होगा। पानी में रखे सिक्के का, मछली का या वस्तु का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना अपवर्तन के कारण होगा। पानी में रखी लकड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना अपवर्तन के कारण होगा।
तारों का जो टिमटिमाना है वह भी अपवर्तन के कारण होगा। तो ये सभी घटनाएं किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करें, समुद्र नीला प्रतीत होता है। जो समुद्र का जो पानी है वह नीला दिखाई देता है, नीला प्रतीत होता है, वो किस वजह से होता है? ए है अधिक गहराई के कारण, बी ऑप्शन है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी ऑप्शन है जल के नीले रंग के कारण, और डी ऑप्शन है जल की ऊपरी सतह के कारण। तो जो समुद्र है उसका वह नीला प्रतीत होता है, वो किस वजह से होता है? बी ऑप्शन के कारण होता है, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र जो है उसका रंग हमें नीला प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और एमसीक्यू देखेंगे जो प्रकाश से संबंधित रहेंगे। इसके हमें अगली क्लास के बाद शायद एक क्लास और लेंगे। लगभग 3 क्लासें में इसकी एमसीक्यू से संबंधित लूंगा, जिसमें क्या रहेगा, सभी प्रकार के एमसीक्यू आप एक बार देख चुके होंगे, ताकि प्रश्न जब आपके इससे संबंधित अगर रीट के एग्जाम में आएगा तो उसके गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।